नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो 17 जनवरी को दिल्ली में नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई बीजेपी की। नरेंद्र मोदी जी ने एक तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया है। उन्होंने कहा है कि अब हमारे पास मात्र 400 दिन बचे हैं। दोस्तों, पहले यह बता दूं कि इस वीडियो में मैं नरेंद्र मोदी जी की स्पीच की आलोचना करने की, आलोचना कहो या ये कहें कि मैं थोड़ा भ्रमित हूं। मैं भ्रमित हूं या छोटा मुंह बड़ी बात, लोगों को बुरा लगेगी कि कहीं ना कहीं बीजेपी की कुछ पॉलिसी भ्रमित है। तो जिनको ये लगता है कि मोदी जी कभी कुछ गलत ना कर सकते हैं, ना बोल सकते हैं, या वो लोग जो मोदी जी की कोई भी सकारात्मक आलोचना सुन ही नहीं सकते, तो मेरी तो भाई एडवाइस ये है, मुझे गाली देने से अच्छा कि आगे ये इस वीडियो को मत देखो। कुछ बातें मुझे उनकी स्पीच में समझ नहीं आई, या मैं भ्रमित हूं, आप लोग मुझे समझाने की कोशिश करें, या मोदी जी की जो बात थी वो एज अ स्ट्रॉन्ग आयरन हैंड प्राइम मिनिस्टर नहीं थी, या कुछ भी था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया। तो जो मैं अपनी समझ से समझ सकता हूं और उसके बाद जो मैं आपके सामने अपना विश्लेषण परोसने जा रहा हूं, इसको आप लोग आलोचना की श्रेणी में ही मानेंगे। मैं पहले बोल चुका हूं, तो आगे मत देखना भाई। दो चार बातें। कुछ भाजपा के नेता पिक्चरों पर आलोचना करते हैं, कमेंट करते हैं, जिससे विकास के मार्ग में अड़चन आती है। ठीक है भाई, आई एम ऑन द सेम पेज विद मोदी जी। मैंने भी आज तक किसी मूवी पर कोई भी प्रोग्राम नहीं बनाया है, राइट। मैं सोशियो रिलीजियस को हां, कभी कोई बिल्कुल अति बात हो जाएगी तो जरूर बनाऊंगा, पर आज तक मैंने नहीं बनाया है। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा आप लोगों को यह बात पता है, मैं नहीं बनाता हूं। ना मैं पिक्चर हिट कराता हूं, ना मैं पिक्चर फ्लॉप कराता हूं। तो भाई, क्या मोदी जी को यह बात आज बोलनी चाहिए थी, या जब लाल सिंह चड्ढा का विवाद हो रहा था तब बोलनी चाहिए थी, या जब बेशरम रंग गाने पर पठान का विवाद हो रहा था तब बोलनी चाहिए थी? यह मैं बात कर रहा हूं एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो आज यह बात बोलना, और जब ये सारे विवाद हुए तब इस बात पर कोई इशारा भी ना देना, इसको मैं भ्रम की स्थिति मानता हूं। क्योंकि भाजपा के बहुत से प्रवक्ता, अब मोदी जी ने यह बोल दिया कि साहब कुछ नेता नहीं, प्रवक्ता कुछ नेता में नहीं आते हैं। प्रवक्ता की हैसियत बयान को लेकर सांसद से भी बड़ी होती है, कभी कभी मंत्री से भी बड़ी होती है, क्योंकि वो एक ऑफिशियल तौर पर एक अपॉइंट किए जाते हैं, उनकी एक छोटा सेक्रेटेरिएट होता है, उनको फीड किया जाता है, उनको डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, उन्हें एजुकेट किया जाता है कि इस मुद्दे पर आपको क्या करना है। तो भाई, हमने तो भाई भाजपा के प्रवक्ताओं को भी बहुत से मुद्दों पर, ऐसे मुद्दों पर, फिल्म के मुद्दों पर बात करते हुए सुना है। तो फिर यह बात पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। तो भाजपा अपनी पॉलिसी तय करे कि ये जो, जिसको हम बार बार बोलते हैं, ये जो जागरूक हिंदू या आक्रामक हिंदू या हिंदू जो बोलने लगा है, किस मुद्दों पर बोलना है, किस मुद्दों पर नहीं बोलना है। हां, सोशल मीडिया पे कोई कुछ कर रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन भाजपा नेता अगर कोई कुछ कर रहा है और हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे गृह मंत्री उस मौके पर उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग पर जब ये बात बोल रहे हैं, तो पूरी उस कवायद पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। पहली नंबर एक चीज बात ये, और दूसरी बात, पूरा एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसका मतलब इतने दिन जो इस मुद्दे पर बवाल हुआ वो देश के विकास के विरुद्ध था, और उस समय सरकार ने ऑफिशियल तौर पर इस विवाद को रोकने की, बंद करने की एज अ गवर्नमेंट एंड एज अ पार्टी मींस बीजेपी कोशिश नहीं करी। तो यह गलत बात है, पहली चीज। अब आगे बढ़ते हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं से यह कहना कि आप गुरुद्वारे के बाहर मिलिए सिख भाइयों को और चर्च के बाहर मिलिए ईसाई भाइयों को, चलिए किसी वजह से, किसी कारण से उन्होंने मस्जिद का नाम नहीं लिया कि मस्जिद के बाहर मिलिए मुसलमान भाइयों को। फिर और विवाद हो जाता कि ज्ञानवापी के बाहर जब मुसलमान नमाज पढ़ के निकले तो क्या वहां भाजपा के कार्यकर्ताओं से उनको मिलकर उनका स्वागत करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। चलिए, मैं इस बात पे नहीं बात है, तो मैंने एक थोड़ा एक ऑन द लाइटर साइड ही बात बोल दी। इस बात का जब आप विकास की और 140 करोड़ के विकास की, सबके साथ की बात करते हैं, तो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में जब 400 दिन चुनाव को बचे हैं, आपको यह बात बोलने की क्या आवश्यकता पड़ गई?
अगर हम अमेरिकन प्रेसिडेंट की इस तरह समझिएगा, अगर हम अमेरिकन प्रेसिडेंट की इस तरह की बात सुने कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने व्हाइट से कहा, व्हाइट्स आर इन मेजॉरिटी इन अमेरिका एंड ये मान लीजिए हिंदूज आर मेजॉरिटी इन इंडिया, कि अब आप जाकर मुस्लिम्स की मस्जिद के बाहर मिलिए, अब आप ब्लैक्स के मोहल्लों में जाइए, अब आप स्पेनिश एरिया में जाके लोगों से मिलिए, स्पेनिश लोगों को साथ जोड़िए, ब्लैक्स को जोड़िए, तो एक इतनी तस्वीर तो बनी जाएगी ना कि वहां पर कोई दरार है, वहां पर कोई दरार थी, और आप ही अपने ही लोगों को ये आप निर्देश दे रहे हो कि जाके इनके बाहर मिलिए। जब आप सबके विकास की बात कर रहे हो तो इस बात का महत्व क्या है? क्या ये गिल्टी कॉन्शियस है? क्या ये मोदी जी का एक गिल्टी कॉन्शियस की स्टेट है कि यार हमने इन लोगों को निगलेक्ट किया है, हमने ईसाइयों के साथ कुछ गलत किया है, या हमने सिख्स के साथ कुछ गलत किया है? तो मेरे हिसाब से चुनाव के टाइम पर भी मोदी जी को 140 करोड़ की बात करनी चाहिए और अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव की स्पीच को इतना धर्म और जातियों में नहीं बांटना चाहिए। जाति मैंने क्यों बोला? मोदी जी ने कहा कि राम मंदिर का हमारा सपना पूरा हुआ, लेकिन हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या हम गुरु संत रविदास जी के मंदिर जाते हैं या हम महर्षि वाल्मीकि जी के मंदिर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। मेरे हिसाब से ये दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। राम मंदिर का निर्माण एक हिंदू के लिए बिल्कुल अलग चीज है, ज्ञान वापी का इशू या मथुरा का इशू हिंदू के लिए बिल्कुल अलग चीज है, और हिंदू का महर्षि वाल्मीकि जी के मंदिर जाना या गुरु रविदास जी के मंदिर जाना ये बिल्कुल अलग सामाजिक मुद्दा है, जो एक कुरीति रही है मैं मानता हूं, लेकिन ये दोनों चीजें आपस में मेरे हिसाब से नहीं मिलती हैं। ये दोनों अलग इशू हैं। एक इशू आक्रांताओं से कनेक्टेड है, अगर हम माने जो लड़ाई चल रही है, जो हिंदू भाई लड़ रहे हैं, सही या गलत भैया ये सर्वे तय करेंगे, ये कोर्ट तय करेगा, मैं कोई इस पे कमेंट नहीं करना चाहता, पर वो आक्रांताओं से कनेक्टेड है। वो उस बात से कनेक्टेड है कि उन पर जुल्म हुआ, उनकी आस्था के उनके मंदिर तोड़े गए, और ये एक सामाजिक कुरीति है जो आक्रांताओं से पहले से भी, अगर हम एकेडमिकली इसको देखें, जो चली आ रही है, लेकिन उसको ठीक करने का प्रयास आजादी के बाद से अब तक किया जा रहा है। तो इन दोनों चीजों को मिलाना भाई मुझे समझ में नहीं आया कि इनको क्यों मिलाया गया। अब आप आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम पर आइए। इस पे थोड़ा मैं ज्यादा डिटेल में आपसे बात करना चाहता हूं। स्पेशली कहा गया पासमंदा मुस्लिम, बोरा मुस्लिम। भैया हम सैयद रिजवान अहमद हैं, माने जाते हैं अशरफ हैं, चलिए मैं इस विवाद में नहीं जाता, और अशरफ ये माने जाते हैं जो बाहर से आए, सो कॉल्ड ओरिजिनल मुस्लिम। वैसे तो एवरी मुस्लिम इज अ कन्वर्टेड मुस्लिम, क्योंकि हमारे जो खलीफा हुए वो भी कन्वर्ट हुए। सो इस्लाम इज ए, मुस्लिम्स आर ए क्लस्टर ऑफ पीपल जिसके फोर फादर्स कभी ना कभी कन्वर्ट हुए थे। कोई 1400 साल पहले हुए थे, कोई 400 साल पहले हुए थे, कोई 200 साल पहले हुए, कोई 1000 साल पहले हुए, पर क्योंकि ये माना जाता है अशरफ हिंदुस्तान के नहीं बाहर से आए थे, तो भैया सैयद रिजवान अहमद के पूर्वज, इसका मतलब ननिहाल और ददियाल दोनों की तरफ से हम सैयद रहे, सुन्नी, हम बाहर से आए थे। अब मोदी जी का यह कहना कि साहब पासमंदा मुस्लिम को यह माना जाता है दोनों कैटेगरी में जो है कि भैया वो यहीं के लोग थे जो कन्वर्ट हुए, किसी भी वजह से हुए, लालच में हुए, डर की वजह से हुए, बहती गंगा में हाथ धोने के लिए हुए, वगैरह वगैरह, पैगाम की वजह से हुए, जो मैंने बताया मंडल वर्सेस कमंडल के विवाद की वजह से हुए, किसी वजह से हुए, पर हुए। अब यहां पर भी मोदी जी अलग अलग करके बता रहे हैं कि साहब पासमंदा को आउटरीच करो, बोरास को आउटरीच करो। भाई अशरफ का भी नाम ले लेते हैं इसका मतलब तो मोदी जी ने बता दिया है, आज तो मेरे मातम का दिन है, मोदी जी ने बता दिया कि भाजपाइयों तुम्हें सैयद रिजवान अहमद की जरूरत ही नहीं है यही बात निकल के आएगी, असलम सिद्दीकी की जरूरत ही नहीं है। ये तो एक प्राइम मिनिस्टर, एक सो कॉल्ड द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी या जिसको माइनॉरिटी कहा जाता है, ये एक विवाद है, उसमें भी डिमार्केशन भर के अपने कैडर से बता रहा है कि तुम्हें यार पसमंदा से तुझको जोड़ने जाना है, लेकिन तुम्हें सैयद रिजवान अहमद को जोड़ने नहीं जाना है, तुम्हें किसी शेख को जोड़ने नहीं जाना है, सिद्दीक को जोड़ने नहीं जाना है। अरे भाई हमने क्या बिगाड़ा है यार, हमने क्या बिगाड़ा है, सैयद रिजवान अहमद ने क्या बिगाड़ा है? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो एक प्राइम मिनिस्टर अगर किसी सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी या माइनॉरिटी की बात कर रहा है, तो जिस तरह उन्होंने क्रिश्चियन और सिख्स की बात करी,
ठीक, उसी लहजे में भैया मुस्लिम्स की भी बात कर लो। ये तो आपको पता ही है मोदी जी को कितना वोट मिलता है। और बात आती है अगर पासमानदा की, तो जितनी भी अगर ये बात आई गई है मोदी जी की स्पीच में, तो जितनी भी सब्सिडी दी गई है 70 साल में, जितने भी फंड दिए गए 70 साल में, जितनी भी राशन दिया गया है पिछले 8 साल में, जितने भी घर दिए गए हैं, सिलेंडर दिए गए, सब दिए गए, सब जोड़ लो और जोड़ के बता दो कि इसमें अशरफ को कितने मिले और पासमानदा को कितने मिले, बता दो। बात होती है आबादी की इस देश में ना, आबादी, मुसलमान की आबादी। गारंटी ले रहा हूं, जोड़ के बता दो, अगर यही करना है तो अशरफ को पसमानदा से अलग कर दो। लेकिन जब आबादी की बात आती है तो छुरी पूरी कौम पर चलती है। भैया वहां क्यों छुरी पूरी कौम पर चलाते हो? गारंटी से बता रहा हूं, गवर्नमेंट इस पर व्हाइट पेपर लेके आए, गारंटी से बता रहा हूं, अशरफ की आबादी का राइज देख ले पिछले 40 साल में, जितना सवर्ण का हुआ है उतना ही अशरफ का हुआ होगा, उससे ज्यादा नहीं हुआ होगा। बर्थ रेट अशरफ का उतना ही होगा जितना सवर्ण का हुआ है या किसी उस हिंदू का हुआ है जिस पर हम उंगली नहीं उठा सकते कि वो उसकी आबादी बढ़ रही है। तो जब आबादी की बात आती है तो वहां पर पसमानदा और अशरफ क्यों भूल जाते हैं मोदी जी, और वहां पर पूरी कौम को क्यों टारगेट करते हैं? अगर आबादी की बात है तो साफ बोलो ना कि पसमानदा की आबादी इस देश में बढ़ रही है, जो आगे जाके 100 साल बाद सनातन संस्कृति और हिंदू के लिए गलत हो सकता है। और साथ में एक बात और जोड़ दूं, सीए एनआरसी का जो बवाल है मोदी जी, पसमानदा मार्जिनलाइज है ना, पासमानदा को साथ जोड़ना है ना। जो सीए एनआरसी का बवाल है और कागज दिखाने पर बात आएगी मोदी जी, तो सबसे ज्यादा उसमें पासमानदा ही फंसेंगे, जिनसे आप कह रहे हैं भाजपा इलू करे, ना के बराबर अशरफ फंसेगा। सारा अशरफ जाके अपने कागज दिखा देगा। तो पासमानदाओं से प्यार के पेंग बढ़ाने से पहले सीए को भी वापस कर लीजिए, क्योंकि फिर बाद में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि उसमें भी पसमानदा ही फंसेंगे। स्कीमों का पर्चा जो मुसलमानों के ऊपर फटता है वो भी पसमानदा ही का है। आबादी का पर्चा जो मुसलमानों के ऊपर पड़ता है, पहले बोल चुका हूं, वो भी पसमानदा ही का है। नहीं है तो फिर आप प्रधानमंत्री हैं, इसके आंकड़े उठा के देख लीजिए। रिजवान अहमद के परिवार में हम अशरफ हैं, सारे कजिन, सारे भाई सब मिलाकर 17-18 कजिन हैं, 17-18 कजिन। और एक दिन हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, मात्र 29 बच्चे हैं हमारी जनरेशन में। 18-19 कजिन और रियल ब्रदर सिस्टर मिला के मात्र 29 बच्चे हैं, 29 या 30। इधर हम लोग बैठ के कैलकुलेट कर रहे थे। यह शिकायत मोदी जी आपको हमसे नहीं मिलेगी, चाहे हम जितने बुरे हों, पर यह शिकायत आपको आबादी बढ़ाने की, आपकी योजनाओं को खाने की, आपका अनाज खाने की सैयद रिजवान अहमद से, इस अशरफ से नहीं मिलेगी जिसका नाम आपने नहीं लिया। मोदी जी बोल रहे हैं, चर्च पे वापस आऊंगा, कि चर्च के बाद जाके आप ईसाइयों से मिलिए। विवाद होते हैं, हिंदू दल जो हिंदू आक्रामक दल हैं या उत्तेजित दल हैं या कोई भी अवैध दल हैं, वो कहीं पहुंच जाते हैं, मंदिर में चर्च में पहुंच जाते हैं, आरोप लगते हैं, विवाद होते हैं। वो कहते हैं वहां पे कन्वर्ट कराया जा रहा था, वो कहते हैं कि भगवादारी गुंडे आए थे और चर्च तोड़ के चले गए। आम बात है ना, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, साउथ में, इधर उधर अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं। तो जब आप आज मोदी जी अपने कैडर से कह रहे हैं कि जाके चर्चों के बाहर जुड़ो, तब मोदी जी कहां होते हैं जब चर्च पे कोई हमला किया जाता है? या तो मोदी जी आज ये माने कि चर्च पे हमला गलत होता है, या मोदी जी ये माने कि जो ईसाई कन्वर्जन कराते हैं ये गलत कराते हैं। दोनों में से एक स्टैंड तो लो यार, दोनों में से एक स्टैंड तो लो। भगवादारी गुट पिछले 1 साल में डॉक्यूमेंट्स उठा के देख लो, 10 चर्च पे अटैक कर चुके होंगे। तब हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहां थे? किसको वो गलत मान रहे थे उस घटना में? उनको ये बयान तब देना चाहिए था, होम मिनिस्ट्री को सख्त बयान तब देना चाहिए था। तो आप चुनाव के सर पर जब ऐसे बयान देते हैं तो एक ऐसी तस्वीर के सामने आती है कि वाकई क्या इन लोगों के साथ गलत किया जा रहा है, इनको इस राजनीति की मुख्यधारा से, देश की मुख्यधारा से अलग किया जा रहा है। किसको? ईसाई को, सरदार को, पसमानदा को, बोरा को। अशरफ की तो छोड़ो हम तो कैटेगरी से बाहर हो गए। सैयद रिजवान अहमद तो इस देश की मोदी जी के हार्ड ड्राइव से ही आउट हो गए। हम तो अब किसी लिस्ट ही में नहीं है इस देश में, ना सैयद, ना शेख, ना सिद्दीक, ना पठान। हम तो बिल्कुल ही आउट हो गए। चलो भैया किनारे हो गए, हमारी तो जरूरत ही नहीं है अब इस देश को। ठीक, तो भैया जिनकी आपको जरूरत है
यानी पसमंदा की आपको जरूरत है? आप ही बोल रहे हो। मैं तो चीज के खिलाफ हूं। मैं तो कहता हूं 140 करोड़ की बात करो। जिसको विकास की धारा में साथ आना है वो आएगा, जिसको मेहनत करनी है वो करके आएगा। अब आप अगर डिमार्केशन कर रहे हो मोदी जी, तो भाई फिर पसमंदा की आप बात कर रहे हो, बोहरा की आप बात कर रहे हो, ईसाई की आप बात कर रहे हो, सिख की आप बात कर रहे हो। अशरफ गया तेल देने कूड़े में, चलो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो सिर्फ उल्टा आपकी बात को उल्टा घुमा के रख रहा हूं। अगर ये बात मेरी ऊपर तक पहुंचे, और वो पहुंचेगी मुझे मालूम है, तो भाई फिर ऐसा है, इनके साथ अगर कहीं कुछ लगता है गलत हो रहा है, तभी ये मार्जिनलाइज हैं। कहीं इनको गलत मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, चर्च तोड़ा जा रहा है, तो प्रभु तभी बोल दिया करो, तभी अमित शाह जी से कहा करो, ताकि क्रिश्चियंस को भी सेंस ऑफ सिक्योरिटी लगे। क्योंकि आपके हिसाब से क्रिश्चियंस को सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि आप अपने कैडर से कह रहे हो कि जाके मिलो। आपको नजर आता है, मैं तो बताता हूं कि मुसलमान आपको जब तक वोट नहीं देगा, जब तक आप अपीजमेंट नहीं करोगे, जब तक आप सर पे टोपी नहीं पहनोगे, जब तक आप रोजा इफ्तार नहीं करोगे, जब तक बड़े बड़े मुसलमानों को अच्छे अवार्ड और अच्छी पोस्टों पे नहीं बिठाओगे, जब तक आप मौलानाओं के हाथ नहीं चूमोगे, जब तक आप मौलानाओं की एनजीओ को फंड नहीं करोगे, जब तक आप मदरसों को खुला खेल नहीं खेलने दोगे, पैसा हड़पने का और इस्लाम फैलाने का, ये सब करने दो, तो मुसलमान मोदी जी आपको वोट देगा। उसके अंत आप जो भी बात बोल रहे हो, धरातल पर इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई महत्व नहीं है। तो कुल मिला के जो ये मोदी जी की स्पीच थी, 400 दिन बचे हैं, भाजपा को शुभकामनाएं, भाजपा के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं कि भाजपा फिर से प्रचंड बहुमत से जीत कर आए। लेकिन भैया, भाजपा के कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है, वोट मांगने के लिए मेरे पास ना आना। प्रधानमंत्री को देश की इतनी महत्वपूर्ण भाषा में, इतने धर्मों में, जातियों में, कि राम मंदिर बन गया तो रविदास जी के मंदिर चले जाओ, वहां चले जाओ, चर्च के बाहर चले जाओ। मेरे हिसाब से इतना धर्म और जातियों में एक हिडन अपीजमेंट, हिडन कंफ्यूजन, हिडन भ्रम, हिडन कोई गिल्ट फीलिंग नहीं करना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।